नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे। मैं कपिल आपके साथ आज लेकर हाज़िर हूँ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस को। बीएनएस साथियों बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर हम बात करें यूपी सब इंस्पेक्टर की, तो ये एक नया टॉपिक है जिससे प्रश्न पूछे जाएँगे, 100% पूछे जाएँगे क्योंकि इससे पहले वाली परीक्षा में ये टॉपिक शामिल नहीं था, बल्कि इससे पहले की परीक्षा में आईपीसी जैसे टॉपिक थे, जो कि पहले हमारे संविधान का हिस्सा थे, कानून का हिस्सा थे, जो इस बार कानून का हिस्सा नहीं है। तो जो नया टॉपिक होता है, उससे अवश्य रूप से ही प्रश्न पूछे ही जाते हैं परीक्षा में। तो आज बहुत ध्यान से हम बीएनएस को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कोशिश की है कि इस एक वीडियो में आपको बीएनएस की बहुत जो ज़रूरी इम्पोर्टेंट धाराएँ हैं, उनसे आपका परिचय करा दूँ और साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रावधान जो नए शामिल किए गए हैं, उनका भी परिचय करा दूँ, जो कि आईपीसी 1860 में शामिल नहीं थे। तो बिना देरी करे आइए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास को। साथ ही साथ मैं शुरुआत में आपसे कह देना चाहता हूँ कि आप सभी तैयारी चक्र का टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर लें, जिससे आपको निरंतर नई अपडेट प्राप्त होती रहें। साथ ही साथ सभी क्लासेस की पीडीएफ भी आपको मिलती रहें। आइए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता को, भारतीय न्याय संहिता 2023 को। लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन करने की आवश्यकता नहीं है। बेशक ये भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 है, लेकिन इसका लागू का जो वर्ष था बच्चों, वो 2024 है और अगर हम दिनांक की बात करें तो वो 1 जुलाई 2024 है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रश्न आने के लिए तैयार है बिल्कुल परीक्षा में और आने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बीएनएस 2023 कब लागू हुआ? यहाँ ऑप्शन में 100% 2023 की डेट भी दी जाएगी, जनवरी 2024 की डेट भी दी जा सकती है, लेकिन उत्तर होना चाहिए 1 जुलाई 2024। साथ ही साथ इसका जो ध्येय वाक्य है उसको भी देखें कि न्याय सबके लिए और समय पर न्याय। ये इसका ध्येय वाक्य है, इसे भी आप ध्यान से देख लें, इससे भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे मैं इसके परिचय की बात करूं बीएनएस के, तो ये ब्रिटिश कालीन भारतीय दंड संहिता, जिसे इंडियन पीनल कोड कहा जाता था बच्चों, ये 1860 का था। इंडियन पीनल कोड 1860, उसको हटाकर ये नया कानून बना। कौन सा नया कानून बना? बीएनएस 2023। इसके साथ अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें, क्या उद्देश्य है इसके? तो अपराधों की परिभाषा को आधुनिक बनाना, यानी जो परिभाषाएं बहुत पुरानी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई थी, अंग्रेज़ों के ज़माने की थी और कहें कि अंग्रेज़ों ने ही इस आईपीसी को बनाया था, तो वो गलत नहीं था। वो बहुत पुराने कानूनों को नए रूप से परिभाषित करना, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं मॉब लिंचिंग जैसे कानून, साइबर अपराध, आतंकवाद, जो उस समय आईपीसी में शामिल नहीं थे, उन्हें बीएनएस 2023 में शामिल किया गया और जिन्हें शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो गया था। आगे हम बात करें तो पीड़ित केंद्रित न्याय व्यवस्था। सरकार ने यहाँ पर कोशिश की कि न्याय व्यवस्था को पीड़ित केंद्रित किया जाए। जो पीड़ित व्यक्ति है, उसे न्याय जल्दी और सुगम मिल सके, उसे न्याय के लिए लंबा इंतज़ार ना करना पड़े, इसीलिए यहाँ पर इसको पीड़ित केंद्रित न्याय व्यवस्था बनाने पर ज़ोर दिया गया। तकनीकी आधारित प्रक्रियाएँ, आगे मैं इस बारे में चर्चा आपसे करूँगा, किस प्रकार से तकनीकों का प्रयोग इसमें करा गया है, किस प्रकार से तकनीकें शामिल करी गई हैं, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा गवाही को, जैसे कि अलग तकनीकी माध्यमों के द्वारा जो एविडेंस होते हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। इसकी चर्चा मैं आपको वीडियो में आगे करूँगा। वीडियो पूरा देखें। आप चाहें तो वीडियो की स्पीड थोड़ी बढ़ा के देख सकते हैं, लेकिन वीडियो बच्चों पूरा ज़रूर देखें क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए, इसकी प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं कि इसमें कुल मिलाकर धाराएँ कितनी हैं बच्चों? 358 धाराएँ हैं। अध्याय कितने हैं? 20 अध्याय हैं। 20 अध्याय इसमें शामिल करे गए हैं। आईपीसी में 511 धाराएँ थीं, इसमें धाराओं को कम करने का काम किया गया है। आईपीसी की 511 धाराओं को कम कर कितना कर दिया गया माइनस करके? 358 धाराएँ कर दी गई हैं, जिससे कि इस बड़े जो नियमों का ज़ख़ीरा है, इसको थोड़ा-सा कम करा जा सके। आइए, इसकी भाषा को सरल और स्पष्ट बनाने की कोशिश करी गई है। जो कानूनी भाषा थी, जो लोगों के साधारण जनता के समझ में नहीं आती थी, यहाँ इस नए कानून में कोशिश करी गई है कि इसको सरल बनाया जाए, जिससे लोगों की वो आसानी से समझ में आ सके। आइए, अपराधों की परिभाषा और दंड को नया रूप, यानी अपराधों की परिभाषा बताई गई है। परिभाषित किया गया है जो अपराध
पहले परिभाषित स्पष्ट रूप से नहीं थे, उन्हें अलग-अलग धाराओं में और सब धाराओं में परिभाषित करने का काम इस नियम में किया गया है। महिलाओं, बच्चों और साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान दिया गया है। महिलाओं से संबंधित यौन अपराध जो आजकल आधुनिक रूप से बढ़ गए थे, उनसे संबंधित यहाँ पर धाराएँ बढ़ाई गई हैं, उनको कानून में और ज़्यादा महत्व दिया गया है और सज़ा को बढ़ाया गया है। वहीं बच्चों के लिए जो अपराध बच्चों के प्रति बढ़ते जा रहे हैं समाज में, उनके प्रति भी यहाँ पर विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ साइबर अपराध जो कि पिछले आईपीसी की धारा में शामिल नहीं थे, वो अन्य कानून के साथ अटैच करके उनमें सज़ा दी जाती थी। अब साइबर अपराधों को विशेष प्रावधान के अंतर्गत रखा गया है, जिससे उन अपराधियों को तुरंत दंडित किया जा सके। आप जानते हैं साइबर अपराध कितने बढ़ते जा रहे हैं, लगातार फ़ोन कॉल आती हैं लोगों के पास, आपके पास भी फ़ोन कॉल आती होंगी कि आप फलाने बैंक से लोन ले लीजिए, आपसे आधार डिटेल ले दी जाती हैं और बैंक खाता साफ़ कर लिया जाता है। कहीं-कहीं तो साइबर ऑनलाइन अरेस्ट कर लिया जाता है। ये धोखेबाज़ी, धोखाधड़ी जो चल रही है, इस पर शिकंजा कसने के लिए नए नियम लाए गए हैं। किस तरह से? आइए देखते हैं। नए प्रावधान कौन से हैं बच्चों? सबसे पहले भीड़ द्वारा हत्या, जिसे क्या कहा गया? मॉब लिंचिंग। यहाँ आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, जब 5-6 लोग एक ही व्यक्ति को, चाहे उसका अपराध है या वो निरपराधी है, उसे मार-पीट कर कई बार उसकी हत्या तक कर देते हैं, तो इस अपराध को मॉब लिंचिंग कहा गया। इस मॉब लिंचिंग के लिए अब स्पष्ट अपराध इसको शामिल किया गया। पहले आप क्या देखते थे कि मॉब लिंचिंग का मतलब क्या था? 10-20 लोगों ने किसी व्यक्ति को पीट दिया, मार दिया, भीड़ पर कोई केस दर्ज नहीं होता। लेकिन अब वर्तमान नियम में, वर्तमान जो कानून है बीएनएस, उसके अंतर्गत इसको एक गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। बलात्कार के मामलों में दंड को बढ़ा दिया गया बच्चों। बलात्कार के मामलों में कठोर दंड का प्रावधान रखा गया है, जो कि पहले दंड था, उससे उसके स्तर को बढ़ाने का काम नए कानून में किया गया है। साइबर अपराधों के लिए विशेष प्रावधान है। साइबर अपराध जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी, उसके लिए अब विशेष प्रावधान हो गए, जो कि पहले नहीं थे। संगठित अपराध और आतंकवाद को अलग से परिभाषित किया है। आतंकवाद, जो कि पिछले आईपीसी में शामिल नहीं था, उसके लिए नया कानून नया कानून या कह दें कि नई धारा यहाँ पर बनाई गई है। आगे चलते हैं। तकनीकी का प्रयोग, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि तकनीकी का प्रयोग किस प्रकार से हो रहा है, उसको मैं आपको बताऊँगा। बच्चों, तकनीकी के प्रयोग में क्या था कि एफआईआर ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है। एफआईआर को ऑनलाइन दर्ज किया जा सकता है। पहले आपको थाने के चक्कर काटने पड़ते थे, पुलिस वालों के हाथ जोड़ने पड़ते थे, गरीब आदमी कर नहीं सकता था कुछ भी, वहाँ पे कई बार अपनी गुहार लगानी पड़ती थी। लेकिन अब ऑनलाइन एफआईआर के द्वारा घर बैठे यदि कोई पीड़ित है, तो तुरंत अपनी एफआईआर को रजिस्टर कर सकता है और आपका अपराध रजिस्टर होते ही आपके जो अपराध है, उसके खिलाफ कार्रवाई पुलिस को प्रारंभ करनी ही होगी। तो आइए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही व सुनवाई, यानी कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति विदेश में बैठा है, बाहर बैठा है, या ऐसा गवाह जिसे जान का खतरा है, पहले उसको वहां पे फिजिकली, भौतिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक होता था अदालत के अंदर। लेकिन नए बीएनएस कानून में इसको ऑनलाइन गवाही में भी शामिल किया गया है, यानी कोई व्यक्ति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी बैठकर अपनी गवाही दे सकता है। इससे वो घर बैठे या कहीं गुप्त स्थान पर बैठे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अपनी गवाही दे दे और उसकी जान को खतरा ना हो। आइए, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को पूर्ण मान्यता दी गई है। अब से पहले आईपीसी में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को मान्यता नहीं दी जाती थी, इतनी ज़्यादा उसको गंभीरता से नहीं लिया जाता था अदालतों में। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को पूर्ण मान्यता इस नए कानून ने दी है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जैसे कि कोई पेन ड्राइव है, जैसे कि कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, उसको भी मान्यता पूर्ण रूप से इस नए कानून में दी गई है। आइए बच्चों, आगे चलते हैं। अगर मैं आईपीसी और बीएनएस दोनों की यहाँ पर तुलना करने की कोशिश करूं, तो आईपीसी और बीएनएस में क्या तुलना है? धाराओं की अगर मैं बात करूं, तो आईपीसी की 511 अब 358 हो गई हैं बीएनएस के अंदर। काल की बात करूं, ये ब्रिटिश काल में लागू हुआ था और ये आधुनिक भारत में लागू हुआ है। अगर मैं बात करूं ध्यान की, तो ये अपराधी केंद्रित था बच्चों, यहाँ पे अपराधी केंद्रित था। लेकिन अब इसको पीड़ित केंद्रित माना गया है। क्या माना गया है? पीड़ित केंद्रित माना गया है। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, कोई प्रावधान था ही नहीं, लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ऑनलाइन एफआईआर और ई साक्ष्य यहाँ पर माने गए हैं। आगे चलते हैं। कोई नए अपराध शामिल नहीं किए गए थे अब तक, लेकिन अब साइबर अपराध, मॉब लिंचिंग और आतंकवाद जैसे बड़े अपराधों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। आइए आगे चलते हैं।
अब बात करते हैं इसके उद्देश्य और लाभ की। बच्चों, न्याय प्रक्रिया को सरल और तेज करना इसका उद्देश्य है। इससे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, पॉइंट्स में आपको दे दे इससे क्या उद्देश्य है या नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है नागरिकों को अपराध से बेहतर सुरक्षा। अपराध से बेहतर सुरक्षा देने के लिए भी इस कानून को संगठित किया गया है। आगे है भारत के सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार कानून। बच्चों, जो हमारा आईपीसी हुआ करता था, वो बहुत ही ज्यादा पुराना कानून था। क्या था बच्चों? पुराना कानून था। लेकिन जो बीएनएस है वो वर्तमान सामाजिक परिवेश के अनुसार, वर्तमान भारतीय सामाजिक परिवेश के अनुसार जो अपराध नए नए घटित हो रहे हैं उनके लिए इसका आना बहुत ज्यादा आवश्यक था। तो इसमें ध्यान रखा गया है कि नए अपराधों के अनुसार ही इसे व्यवस्थित किया जा सके। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए, निष्कर्ष की बात करें अंत में, तो बीएनएस एक आधुनिक और भारतीय दृष्टिकोण वाला दंड विधान है। ये मैंने आपको अभी भी बताया, वर्तमान परिवेश में जो भारत में अपराध हो रहे हैं उसके हिसाब से है। आगे है न्याय सुलभ सुलभ त्वरित और तकनीक आधारित है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, यानी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ी भूमिका है इसमें, टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी भूमिका है। आगे है, और मुख्य इसका मोटो जो है क्या है? सभी के लिए समान न्याय, यानी कोई भी न्याय से वंचित ना रहे, चाहे वो गरीब हो, वंचित हो, आदिवासी हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो। न्याय व्यवस्था सबके लिए एक समान होनी चाहिए। अब आइए कुछ यहाँ महत्वपूर्ण धाराओं की बात करता हूँ। हत्या, जो सब कहते हैं ना, दफा 302 के तहत आपको फांसी दी जाती है। जब अपराधी को प्राणदंड देता था न्यायाधीश तो ऐसे ही बोला करते थे, लेकिन अब वो 302 किसमें बदल गया है? धारा 103 में। बलात्कार की जो धारा 376 थी उसे बीएनएस में धारा 64 मान लिया गया है, 64 का नाम दिया गया है। हत्या का प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर का जो आईपीसी में 307 हुआ करता था, अब बीएनएस में 109 है। डकैती की धारा जो आईपीसी की 395 थी, अब बीएनएस की 310 बन चुकी है। मॉब लिंचिंग जो कि बिल्कुल नया है, नया प्रावधान है। मैंने कहा था इससे संबंधित आईपीसी में कोई भी प्रावधान नहीं था, आईपीसी में कोई भी इसके बारे में कानून नहीं था, लेकिन अब इसे बीएनएस में शामिल किया गया है 103 के भाग 2 में। आईपीसी में इसके बारे में कोई भी कानून नहीं था। बच्चों, चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसकी हम पीडीएफ फाइल अवश्य अपने टेलीग्राम चैनल तैयारी चक्र में डाल देंगे, जहां आप उसे तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप तैयारी चक्र को ज्वाइन करें। आप इस वीडियो को अवश्य, अगर आपको समझ में आ रही है, लग रहा है आपके काम की है, तो लाइक जरूर कर दें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपको नई नई वीडियो बिना किसी कॉस्ट के मिल सके। आगे चलते हैं। आगे बच्चों, महिलाओं की यौन उत्पीड़न से सुरक्षा बीएनएस की धारा 74 में है। ऑनलाइन धोखाधड़ी अलग से अध्याय इसके लिए दिया गया है, ये पहले नहीं था, ये बिल्कुल नया हम इसे बोलेंगे, ये बहुत ही नई चीज है। मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बीएनएस की धारा 143 में रखा गया है। साथ ही साथ संगठित अपराध और आतंकवाद को बीएनएस की धारा 111(2) और 113 के अंतर्गत रखा गया है। आप चाहें तो ये इंपॉर्टेंट धाराओं का एक स्क्रीनशॉट ले लें जो आपके काम आ सके। इसके साथ ही अब हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी शामिल करेंगे, जिससे आपका साथ ही साथ अभ्यास भी हो जाए। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस यानी कि अभ्यास प्रश्न, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया है। उसमें पहला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता में हत्या से संबंधित कौन सी धारा है? बताइए बच्चों, आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये वो प्रश्न मैंने शामिल किए हैं बच्चों जो मैंने आपको अभी डिस्कशन में बताया। हमने बड़े टॉपिक को छोटा करने की कोशिश की है। हमने कथाएं सुनाने का हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है उन प्रश्नों को शामिल करना जो परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। कहानियां नहीं पूछी जाती परीक्षा में। तो कोशिश ये रहती है आपको, हमें मेहनत करनी पड़े लेकिन आपका काम आसान कर सकें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बच्चों लाइक जरूर कर दें वीडियो को। आगे देखिए, क्वेश्चन 2 है, भारतीय न्याय संहिता किस तारीख से लागू हुई? मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था, वीडियो के पीछे जाके आप देख सकते हैं। उत्तर आपको देना है, मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये वादा है कि मैंने सारी चीजें बताई होंगी, उन्हीं में से ये प्रश्न है। चलिए आगे अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है कि आईपीसी की धारा 376 जो कि बलात्कार से संबंधित थी, वो बीएनएस में किस धारा में आ गई है? चौथा क्वेश्चन है, बीएनएस में मॉब लिंचिंग जो कि एकदम नया प्रावधान है, वो किस धारा के अंतर्गत है? ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अपराध अब बीएनएस में विशेष रूप से परिभाषित होगा, यानी जो आईपीसी में नहीं था? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न संख्या 6, आज का आखिरी क्वेश्चन बच्चों क्या है कि बीएनएस में कुल कितनी धाराएं हैं? ये आपको बताना, बीएनएस में कितनी धाराएं हैं।
इसी के साथ एक छोटी क्लास जो हमने बनाई है बीएनएस की, आपके लिए कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करें, आप हमें साथ साथ फॉलो कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप को, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। और अगर आपके कोई और सजेशन है, कोई सुझाव है, हमें कमेंट ज़रूर करें, हम रिप्लाई सबका करेंगे। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत।